చేసుకోవాలి. మన ముందు రామ్ ప్రకాష్ అన్నయ్య వచ్చారు. మనందరం నిన్నటి నుంచి అన్నయ్య కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా. అన్నయ్య మన ముందు ఉన్నారు. అన్నయ్యకి ఒకసారి కరతాళ ధ్వనులతో వెల్కమ్ చేద్దాం. Om Shanti. Hearty welcome to Ram Singhal Bhai from Miapur Brahmin family and Center Nivasis. Ram Singhal Bhai is a professional civil engineer. He worked in a consulting firm as a director in New York. He went to United States in 1977 and he was born in India. He's practicing Raj Yoga meditation since last 42 years. He applies this Raj Yoga meditation practices to his personal and professional life. He believes that spirituality is a form of science and it's a dynamic, and it helps in personal and professional life to him. And to quote an example, Ram Bhai was on World Trade Towers in New York in 2001, 9/11/2001. When plane hit the towers, he just came out of the towers 5 minutes before the collapse. Though he had physical problems and all, he helped many people during the time of crisis. Because of his positive nature and a positive attitude towards situations and circumstances. Not only that, Ram Bhai has been sharing his positive experiences, positive attitude with places in America, Caribbean, UK, India, Russia and all. Ram Bhai is an excellent life coach. Currently he is working on a global project, coordinating the global project named 7 billion acts of goodness. So let's hear from Ram Bhai. I invite Ram Bhai to the stage now. Welcome Ram Bhai with big applause. Let's hear the positive energy, the positiveness he had during the crisis of 9/11. Imagine that a tower which got collapsed, during the hit of the plane he was in the towers, he just came out. Imagine that there was Baba's blessings to him. So how nidar he was, how confident he was, and not only that, he helped many people. He was on the 64th floor. Yeah. I invite our sisters to welcome Ram Bhai with tilak and bouquet.
ना भी दूँ तो चलेगा, ऐसा जो वीडियो वगैरह करना भी कर लो तो चलेगा। हाँ, हाँ, कम हो ना तो वो देख लेंगे जैसा। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब हिंदी में चलेगा है ना, तो जब मैं आ रहा था तो मेरे को बताया कि यहाँ पे सभी यंग हैं लोग, हैं यंग एट हार्ट एटलीस्ट, है ना। जैसे मैं भी अपने आप को यंग मानता हूँ, हालांकि मैं 70 इयर्स का हूँ, बट आई आल्सो कंसिडर माई सेल्फ यंग एट हार्ट, है ना। सारी दिल की बात होती है। कभी आप नोट करेंगे, शरीर कभी नहीं हमारा थकता। थकता है तो मन थकता है। मन कहते हैं ना यंग एट हार्ट, यंग इन माइंड। तो मेरे को अंदर में यही चीज़ लगती है। बाबा 60 इयर्स के थे जब उन्होंने पूरा अभियान शुरू किया, और यहाँ 60 इयर्स के रिटायर हो जाते हैं। तो वे क्या करें, बोलो कौन सी बात को हम करें? 60 इयर्स के रिटायर हो जाएं या 60 इयर्स के बाबा का हम अनुभव अपने जीवन में लाएं? बाबा ने 60 ईयर में शुरू किया था, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा कि हम मैं जब 50 इयर्स का हुआ ना, 55 का, तो मेरे को उन्होंने बोला, दादी जानकी आए ना वहाँ पर, तो हमारी वहाँ मोहिनी बहन, वो कहती है अभी इसको समझाओ, ये बहुत एक्टिव रहता है, इसको कहो कि भी ये थोड़ा शांत हो जाए, स्लो हो जाए, लोगों को मतलब कि इंस्पायर करे, लेकिन खुद थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो बहुत मेरे पीछे पड़े, तो मैं थोड़ा सा हो गया लाइट, थोड़ा फिजिकल कम करने लगा। तो मैंने देखा क्या, 1 साल भर में वो लाइट होता होता ढीला होने लग गया, थोड़ा वेट भी बढ़ने लग गया। और मैं कहूँ ना कोई काम करना है, किसी को बोलता हूँ तो वो कहते हैं अच्छा आप अभी सुपरवाइज़र बन गए हो। तो मेरे को पता चलता था ये कहने को तो ये मजाक कर रहे हैं कि आप सुपरवाइज़र हो, पर अंदर में उनको फील होता है कि अभी आप काम वाम तो करते नहीं हो, तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। वो मैंने नोट किया। फिर अचानक मेरे को ख्याल आया, बाबा तो 60 इयर्स के थे जब उन्होंने शुरू किया था, तभी मैं 60 का होने को आ गया था। एकदम मेरे को अंदर में, शायद 2004 की बात है वो तो, बल्कि 53-54 की बात है, एकदम अंदर में मेरे को हो गया, आई हैव टू गो बैक इन टू ट्रेंचेस, जैसे अमेरिका में एक्सप्रेशन है, आपको सबके साथ लगना पड़ेगा। जब आप सबके साथ लगोगे ना, तब भी आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। कोई नहीं सोचेगा आपने पास्ट में क्या किया हुआ है। कितना भी बड़े से बड़ा आपका अनुभव होगा, अप्रिशिएट करेंगे, वाह वाह करेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में आप काम नहीं करते हो ना, नोबडी विल केयर अबाउट यू। तभी वो ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट यू हैड बीन डूइंग लेटली। वो नहीं कहते 20 साल 25 साल 30 साल पहले क्या किया था, अब भी क्या कर रहे हो ना। आपकी सारी वैल्यू प्रेजेंट से संबंधित है। तो इसलिए अच्छा, हाँ जी, 1:35, हाँ, हमारे पास टाइम 1 घंटे का है। दिल होता है मैं बहुत चीज़ें बातें करूं, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे मैं तो बोलता जाऊंगा। एक तो मेरे को पता लग जाएगा जब आप बोर हो जाएंगे, है ना। बोर होने की निशानी कौन सी होती है? जैसे बोर होते हैं मेरे को पता चलता है किसी को उबासी आनी शुरू हो जाती है ना। 1 को आएगी, 2 को आएगी, जैसे ही तीसरा उबासी लेता है ना, मेरे को लगता भी कुछ नहीं जा रहा है। 3 जने को उबासी आई है, 15-20 तैयार बैठे हैं, तो उस समय ख़त्म करने का है। तो वो भी देखूंगा मैं, और टाइम भी देखना पड़ेगा। उस हिसाब से हम ये लेकर तो बहुत कुछ आता हूँ, पर जो अनुभव जो मेरे को एकदम ही जैसे नई लाइफ शुरू हो गई मेरी। मैं कहा नहीं, मेरे को साथ लगना है लोगों के, उनके साथ। तो तब मैंने महसूस किया वास्तव में
हमारी हर 2-4 साल के बाद ना नया जीवन होता है हमारा, आपका बदलता जाता है। तो हमारा जन्म एक बार नहीं होता है। ब्राह्मण लाइफ में तो हर थोड़े समय के बाद नया जीवन, नई आकांक्षाएं, नया उमंग उत्साह, नया वैल्यू सिस्टम। और एक चीज़ मैंने क्या नोट किया है, मैंने देखो अपने जीवन में 17 बार जॉब छोड़ी है, चेंज करता था। कारण ये नहीं कि बड़ी पोजीशन ये वो, जब ना लाइफ इजी हो जाती ना आपकी, जॉब पर भी इतनी बोर्डम होती है ना कि जो लोग 8 घंटे में काम करेंगे आप 2-3 घंटे में कर लेते हो, क्योंकि रूटीन हो गया ना। तो देखने में तो लगेगा कि आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है और आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है कंपनी में, क्योंकि जितना जितना आप रहते हो आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है। लेकिन मैं क्या करता था, अभी मैं सारा दिन क्या करूं, तो होता था नहीं कहीं और जाना है। जब आप सब कुछ आ जाता है ना, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, आपका सीखना बंद हो जाता है। फॉर मी व्हेन आई स्टॉप लर्निंग आई एम डाइंग, बेसिकली डेथ है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है भारत में, कभी किसी की डेथ हो जाती ना तो वो पता क्या कहते हैं, हमारे भाई साहब पूरे हो गए, माना वो कंप्लीट हो गए, माना उनका रोल कंप्लीट हो गया, तभी उनकी ना डेथ हो गई है। तो इसलिए अगर मैं समझ लूँ ना मेरा काम कंप्लीट हो गया है, माना आई एम डाइंग, तो मेरे को तो अगर लाइफ इजी चल रही है ना अगर जीवन में, तो माना आई एम डाइंग स्लोली। तो हमेशा अंदर में मेरे को बना रहता है, क्योंकि हम कहते हैं ना क्राइसिस, अभी जैसे ये क्राइसिस का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का क्राइसिस, कितने क्राइसिस हैं। आप अभी नोट करना आपकी ग्रोथ कब होती है, जब क्राइसिस होता है, कभी नोट करके देखना। जब लाइफ स्मूथ चल रही है ना, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। अगर कोई कहे ना आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करो, तो आप वो नहीं करेंगे कि जब आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, यू वर एंजॉइंग माना यू वर कंफर्टेबल, है ना, कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बड़े मज़े से ज़िंदगी बीत रही थी। उसका कोई नहीं जिक्र करेगा। वो क्या बताएंगे, व्हेन आई वाज इन ट्रबल, व्हेन नथिंग वाज गोइंग फॉर मी, everything was falling apart, nothing was working out, I was in a ditch, then how I came out of it, मैंने कैसे अंदर में जाके अपने आप से देखा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ की, मेरे को पता चला इम्पोर्टेंट क्या है, कौन लोग मेरे अपने हैं, और मेरी जो खुशी किस चीज़ में है। तो वो कब होता है कि जब मैं गिर पड़ता हूँ, मैं खड्डे में हूँ, लेकिन खड्डे में हूँ लेकिन अपने पाँव के ऊपर हूँ, तो मेरे को अपनी स्टेबिलिटी वहाँ पर नज़र आ जाती है। उससे नीचे कहाँ जाऊँगा। फिर अपने आप को बाबा को याद करेंगे, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन होएगी, फिर कहेंगे कितनी चीज़ें जो हैं मैं समझता था कि ज़रूरत है मेरे को, ऑल ऑफ ए सडन डजंट मैटर। आपका जो सब एक्स्ट्रा जो इकट्ठा हो जाता है ना, चीज़ें आप कहीं भी ग्रो करते रहते हैं, साथ में बहुत सी चीज़ें आपके साथ अटैच हो जाती, यू स्टार्ट टू शेड अवे। क्या इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट होती, वो अपने आप ही छूटती जाती हैं। मैं इसके बिना रह सकता हूँ, आई कैन लिव विदाउट इट। गड्ढे में है ना, आपकी रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है ना, प्यार भी लोगों का ख़त्म हो जाता है, सब लोग भागते हैं। कहते हैं ना हर कोई चढ़ते सूरज को ही प्यार करता है ना, एडमायर करता है, तो लगता है भी सब छूट गए। पर वही तो बात है, देन यू बिकम ए रियल पर्सन। आप जो हो ना, कोई ना आपका टाइटल भी नहीं, टाइटल क्या, क्योंकि ज़्यादातर हम इंट्रोड्यूस करते हैं टाइटल से, तो लोग टाइटल के हिसाब से आपकी मदद करते हैं। तो मेरे को होता है मैं भीड़ में खड़ा हो जाऊं, किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम है,
वहाँ से मेरी लाइफ, लोग मेरे को कैसे समझते हैं, हाउ आई बिहेव। तो कहते हैं ना क्राइसिस में ये नहीं कि क्राइसिस क्रिएट लीडर्स, बट क्राइसिस रिवील्स द लीडर्स। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्राइसिस होता है, लेकिन जो जीवन में आपने किया होता है ना, वो उस समय आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग, वो जो आपने किया हो है ना, वो सामने आएगा, तब लोगों को मालूम पड़ता है। तो इससे लॉन्ग टर्म, जब आप हमेशा बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस है, इमीडिएट कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं जब आप ना आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में थे, प्लेन हिट किया था, अपने बाबा को बहुत याद किया था, बहुत याद किया होगा। मैं दिल से कहता हूँ उस समय बाबा याद नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर बाबा को याद करेंगे ना, वो याद बड़ी स्वार्थ भरी याद लगेगी, वो याद डर से भरी हुई होगी, वो याद रिपेंटेंस से भरी होगी कि मैं किया नहीं कुछ लाइफ में। उस दम इतनी भगदड़ होगी, नहीं आएगा। उस समय क्या याद आएगा? आपके कर्म, कि मैंने जीवन में किया क्या। मैं अपना आप ये अनुभव सुनाता हूँ। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन हिट हुआ, आई वॉज ऑन 64th फ्लोर। वो टावर कितने बड़े थे, कईयों ने देखा होगा ना, कितनों ने देखा है उसका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का? कितनों को मालूम? हाथ खड़ा करना। अच्छा, कईयों को नहीं मालूम है इसके बारे में। मालूम है? नहीं, अच्छी तरह से हाथ करो, मेरे को आइडिया लगेगा। अच्छा, इतनों को पता है ना, पर आपको नहीं पता, नहीं सुना कभी, नहीं सुना इन्होंने, है ना? अच्छा, हाँ, मतलब नहीं, वो ठीक है ना, वो तो आपने नहीं पता ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, आप लोगों को, है ना, कईयों को नहीं पता है। चलो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अमेरिका में आपको वर्ल्ड फेम के 2 टावर थे, 110 मंजिला, दोनों, इसको ट्विन टावर बोलते थे। उनका फ्लोर एरिया भी 1 एकड़, इतना बड़ा फ्लोर एरिया हर टावर का। वो सब चीज़ें मेरे को इसलिए पता है कि मेरे को हायर किया था उन्होंने टू डेवलप ए स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर द एंटायर कॉम्प्लेक्स। हम 5 इंजीनियर थे, आई वॉज द टीम लीडर। हमको 1 साल लगा था कि हमेशा, इतना बड़ा बिल्डिंग है, शायद आप भी देखेंगे 20-25 वर्ष के बाद कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो कहते ना सब चीज़ को भी चेक करो, इंस्पेक्ट करो। तो हमने इंस्पेक्शन रूटीन बनाई थी कि ऑफिस में देखो क्या प्रॉब्लम आ गई है, कहीं क्रैक हो गए हैं, कहीं रस्टिंग हो रही है, रूफ ख़राब हो रही है, सीमेंट ख़राब हो रहा है, कुछ भी जो है ना स्पॉलिंग, तो उसके हिसाब से वो इंस्पेक्ट करके फिर जहाँ जहाँ डेफिशिएंसियाँ उनको रिपेयर करना। तो वो प्रोग्राम हमको लिखना था। तो मैं हर कोने कोने में गया हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। मैंने वास्तव में जो मेंटेनेंस, उनके मेंटेनेंस वाले, सिर्फ इंस्पेक्शन करने वाले भी 25 लोग थे, जो उनका काम ही ये था कि इंस्पेक्ट करते रहो, इंस्पेक्ट करते रहो, रिपोर्ट देते रहो। 25 लोग। तो उनको मैंने ट्रेनिंग भी दी थी कि इंस्पेक्शन कैसे करना है। भी हम कहेंगे ना, अरे बहुत से क्रैक्स हो रहे हैं, भी बहुत, कितने क्रैक्स हैं? बहुत 5 क्रैक हैं कि 50 क्रैक हैं? बहुत का कोई मतलब नहीं होता ना। तो इंजीनियर होने के नाते कहते हैं स्पेसिफिक, भी कितने क्रैक हैं, कितने लंबे हैं। तो वर्टिकल क्रैक भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रैक होते हैं, डायगोनल क्रैक होते हैं। माना स्पेसिफिक करके बताना कितनी चौड़ाई है क्रैक की और किस लोकेशन पर है। देखो कितनी चीज़ें ना, क्रैक तो क्रैक है, लेकिन कई लोग कहेंगे सारा घर क्रैक हो रहा है, कहीं भी कितनी जगह पर है? 1 2 3 4 5 जगह क्रैक है। आपके तो सारे घर में क्रैक ही क्रैक है। मगर कहने का मतलब स्पेसिफिक होना एज एन इंजीनियर। तो वो हमने प्रोग्राम सारा लिखा था। तो ट्रेनिंग भी इसी तरह से मैंने करवाई थी। तो मेरा बहुत सा कनेक्शन था वहाँ पर। एनीवे, प्लेन आके हिट हुआ तो लगा वो क्या हो गया, अर्थक्वेक आया है, बिल्डिंग इधर गई, इधर गई, इधर गई, लेकिन बाद में खड़ी हो गई। तो तब लगा अर्थक्वेक तो नहीं है, छोटा मोटा प्लेन टकराया होगा, लेकिन कभी हमने इमेजिन नहीं किया था कि वो गिर जाएगा।
तो हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़े समय में दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को स्ट्राइक हुआ। वो कईयों ने आपने देखा होगा लाइव भी। तब लोगों को दहशत होने लगी कि ये तो टेररिस्ट अटैक है। फिर सब लोग घबराने लगे, पैनिक में आने लगे। और फिर क्या हुआ, दूसरा टावर टकराया बाद में था, लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया। तो जितने समय तक वो गिर रहा था, हमारा टावर भी, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ थे, शायद 200 फीट की दूरी थी एक दूसरे से, और फाउंडेशन जैसे सेम ही होती है, हमारा टावर भी बुरी तरह से शेक हो रहा था। नीचे से फर्श हिल रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, वो पाइपलाइन है वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, इमरजेंसी सायरन बज रहा है, लाइट फ्लिकर हो रही है। माना आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, बिल्डिंग हिल रही है और सब कुछ ये हो रहा है, तो क्या हालत होगी लोगों की। एज एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर मेरे को भी लगा कि वो बिल्डिंग स्टेबल नहीं है, आई फेल्ट इट। लेकिन फिर क्या हुआ, हमको मालूम पड़ा कि वो टावर के गिरने से, जस्ट इमेजिन 110 मंजिला, एक एकड़ का एक फ्लोर है, वो नीचे गिर रहा है, तो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, क्या वो सीन आप इमेजिन करो। और उस डिब्रीज के कारण, मलबे के कारण हमारी सीढ़ी ब्लॉक हो गई। फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा। दूसरी सीढ़ी में गए, थोड़े समय के बाद बहुत तेज़ी से पानी आने लगा उसमें, क्योंकि वो पाइपलाइन वगैरह टूट गई सारी। पानी इतना लंबा दूर जाता है, प्रेशर पर ऊपर है, अचानक वो टूटती है तो सारा पानी सीढ़ियों में। इतना वो पानी तेज था, अगर हम हैंड रेल को नहीं पकड़े नीचे बह जाएंगे। तो हम धीरे धीरे हैंड रेल को पकड़ के नीचे आ रहे हैं। फिर मालूम पड़ा वो सीढ़ी भी हमारी नीचे से टूट गई, पहली बंद हो गई, दूसरी नीचे से टूट गई। फिर वहाँ पर तीसरी जो लास्ट वाली सीढ़ी थी, उसमें जाने के लिए हमको एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा। लंबा कॉरिडोर था, एकदम अंधेरा, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे हमारे एड़ियों तक पानी है, हमारे कपड़े भीगे हुए हैं, और दीवार का सहारा लेकर हम चलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो इमरजेंसी लाइटिंग होती है ना, वो शायद 90 मिनट की होती है, या उन दिनों में तो कम होती थी, तकरीबन 1 घंटे की होती होगी। तो वो जब ख़त्म हो जाती है तो फिर अंधेरा होता है, कभी कभार वो ना ब्लिंक करती है, तो उसमें हमको मालूम पड़ता सारी बिजली की तारें, कम्युनिकेशन वायर सब हमारे ऊपर मंडरा रही हैं, जैसे नहीं ऐसे करके। तो हम अपने आप को एकदम झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, अचानक फील हुआ नीचे से ज़मीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। हम उस टावर के इतना नज़दीक थे, अगर वो टावर टॉपल हुआ था ना हमारी डायरेक्शन में, हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन टावर सीधा ऐसे आया। लेकिन जब ऐसे कोई चीज़ आती फिर ऐसे जाता ना धुआं वगैरह, तो धुआं हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे, हमारे थोड़े कपड़े वगैरह ख़राब हो गए, धूल कपड़ों में आ गई सारी, तो लेकिन हमको कुछ हुआ नहीं। तो कई लोग जो मेरे साथ रहना चाहते थे, हालांकि हम बाहर निकल गए थे, कहते हैं हम जब तक सेफ फील नहीं करते हम आपके साथ ही रहेंगे। तो हमारा वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है 5th एवेन्यू पर, जिनको थोड़ा पता है, यूएसए का, न्यूयॉर्क का, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से सिर्फ 2 ब्लॉक दूरी पर हमारा सेंटर है। तो उनको मैं वहाँ लेकर आया, उनको खाना खिलाया, थोड़ा मेडिटेशन किया। फिर जब रात को ट्रेन चलने लगी, हम सब अपने अपने घरों को आ गए। अगले दिन न्यूज़ पेपर, टेलीविज़न, कहाँ से मेरे को लोग कॉल करने लगे। तो वो एक चीज़ मेरे से पूछते थे, वैसे तो बहुत सी चीज़ें थी, पर टाइम के हिसाब से मैं एक चीज़ का जिक्र करता हूँ। वो कहते हैं आप टावर से 5 मिनट पहले निकले, 95 मिनट्स आप टावर के अंदर थे,
आप इतना मौत के नज़दीक थे, आप अपना अनुभव शेयर करो कि जब आपको लगे कि मैं बच के नहीं जा पाऊँगा, मेरी डेथ हो जाएगी, तो वो क्या अनुभव था आपका, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो मैंने वो फील किया कि वो 95 मिनट्स में सचमुच में मेरे को एक सेकंड भी डर नहीं लगा। तो मैं सोचता हूँ उसका क्या कारण होगा। ऐसे तो नहीं है कि आई एम ए माचो काइंड ऑफ पर्सन, फियरलेस, सुपरमैन, आई डोंट केयर काइंड ऑफ थिंग। आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। आई नेवर पिक ए फाइट विद एनी बॉडी। कभी नहीं मैंने किससे झगड़ा किया होगा। और अभी मेरे को बिल्कुल भी डर ना आना तो क्या कारण होगा। एक ही कारण ख्याल में आता है, हैं? कर्मों का फल तो एक चीज है, लेकिन मैंने कहा ना कर्मों का फल तो, पर अभी क्या कर रहे हो आप। जैसे कहना नोबडी केयर्स व्हाट यू हैड बीन डूइंग। ये लोगों को क्या पता चलता है। तो क्या था, आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल। और जब आप कभी नोट करना, आप अपने में भी देखा होगा, आप भी मुसीबत में हैं, दूसरे भी मुसीबत में हैं, लेकिन आप लोगों की मदद करने लग जाते हो ना, आपका अपना भय सब खत्म चला जाता है। तो मेरा भी वही हुआ, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लगा, मेरा अपना भय मेरे को आया ही नहीं। अभी देखो क्वेश्चन होता है भी क्या मदद करेंगे आप। देखो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ना रियलिटी जो हमारे साथ गुजरा, लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, भी जल्दी निकलें, यहाँ सब घबराए हुए हैं। लेकिन मेरे को था, मैं 27 ईयर से बाबा के साथ था उस समय। तो अगर मैं भी दुनिया की तरह करूँगा तो मेरे उनमें फ़र्क क्या होगा। तो मेरे को था, मेरे को लोगों की मदद करनी है, पर क्या मदद करूं। बस उनको हिम्मत दिला रहा था, एवरीथिंग विल बी ओके, हैव फेथ। तो लोग भी कहते, उनको पता था मैं मेडिटेशन करता हूं, तो कहते हैं राम वी आर सो हैप्पी विद यू, प्रे फॉर अस। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में प्रेयर का बड़ा महत्व माना जाता है। तो मेरे को वो प्रेयर करने के लिए बोल रहे थे। मैंने भी कहा हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन जब दूसरा टावर गिर गया ना था, तब उस सभी को दहशत होती थी। और आपने देखा ना, जब कोई भी चीज़ जैसे कोई आवाज़ होती, फिर कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम होती। तो छोटी सी भी जब आवाज़ होती ना, सब कांप उठते थे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो मैं देखता था, जैसे थोड़ी आवाज़ होती, वहाँ पे लेडीज़ भी काम करती थी, वो पीछे आ रही थी मेरे। तो मैं उनको देखता, उनकी चीख निकल जाती। तो मैं पीछे मुड़ के देखता, उनके चेहरे पर मेरे को हॉरर नजर आता, घबराहट जैसी नहीं होती है, भय, जो खौफ। तो मैं क्या करता था, मैं अपने आप को पीछे कर लेता था, उनको अपने आगे ले आता था। अभी देखो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कोई बड़ी बात है क्या। पर उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने क्या देखा होगा, देखो बाकी लोग तो जल्दी जल्दी नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन अपनी जगह देगा आपको। और ये भाई खुद पीछे हटके हमको अपनी जगह दे रहा है। अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे ना, ये भाई हमारी मदद करेगा। देखो एक थॉट ही तो होता है ना, एक आशा होती है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो मेरे से इतना प्यार कर रहे थे, इतना मेरे को वो अप्रिशिएट कर रहे थे, यहाँ तक कि भी उन्होंने कहा राम यू आर अवर एंजल। तो मैंने कहा, मेरे को अंदर में हंसी आई। मैंने कहा ये एंजल बनने की बात करते हैं, हमको मालूम है, हम भी बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं एंजल बनने की। हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ 2 कदम पीछे जाओ और एंजल बन जाओ, दैट्स प्रीटी गुड डील एक्चुअली। तो मैं ऐसे करके मुस्कुरा रहा था अंदर से। लेकिन तब मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि इन द टाइम ऑफ नीड, आपका छोटा सा भी जेस्चर है ना, इट गोज ए लॉन्ग वे। जिसको हम कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग यू डू। तो वो मेरे को एक्सपोनेंशियल क्या चीज़ होती है ना, आइडिया लगा। और दूसरा मैंने क्या सोचा, मैं कि देखो मैंने तो नहीं कहा ना आई एम एन एंजल, उन्होंने कहा ना, उनको तो नॉलेज भी नहीं है कोई बाबा की। तो उन्होंने क्या देखा होगा कि दे कॉल्ड मी एन एंजल।
उनके लिए मैं था ना एंजल। तो तब मैंने एहसास किया कि कई बार जब हम एंजल्स की बात करते हैं ना, हम बड़े बड़े फेमस होते हैं ना, लोग एंजल्स होते हैं जिन्होंने कोई मिराकुलस चीज़ की होती है, तो उनको हम याद करते हैं। हम अपने आप को बिल्कुल ऑर्डिनरी समझते हैं। तो फिर मैंने अपने आप को क्या सोचा, वो बड़े बड़े एंजल हैं, बड़े काम करने वाले, हम छोटे छोटे काम करने वाले। आई कैन बिकम ए टाइनी एंजल, आई कैन बिकम लाइक ए माइक्रो एंजल ना, एक पार्टिकल एंजल, ए डॉट एंजल बन सकते हैं ना। फिर तो नहीं लगेगा ना आई एम रियली थिंकिंग आई एम गेटिंग इन एरोगेंस एंड ऑल, नहीं ना, छोटा सा एंजल हूँ, मामूली सा। लेकिन एंजल्स करते क्या हैं, क्या करते हैं एंजल्स हैं? हाँ, समय पर हाजिर हो जाएंगे। आप भी कई बार देखेंगे बहुत ज़रूरत है, बहनें कहती हैं अभी कौन करेगा, अचानक और अपीयर हो जाते हो, कहते ना एंजल आ गया हमारे पास, नहीं होता है। तो एंजल मुसीबत के समय हाजिर हो जाएंगे, सेल्फलेसली काम करेंगे, नाम और शान की बात नहीं होगी, इनकॉग्निटो करेंगे। वो बताएंगे थोड़े एंजल के हम एंजल हैं, बताएंगे क्या, नहीं ना। और काम होने पर बिना किसी को बताए फ्लाई अवे कर जाएंगे, और रिटर्न में कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि अगर रिटर्न में ले लेंगे तो गिफ्ट अगर साथ में रखेंगे तो उड़ेंगे कैसे, वो भारी हो जाएंगे। देखो लॉजिक है ना हर चीज़ का। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, समय पर हाजिर हो जाना, सेल्फलेसली करना, इनकॉग्निटो करना, कोई चीज़ रिटर्न में नहीं लेना, और फ्लाई अवे, वर्क इज़ कंप्लीट, और लाइट रहना। इतना आप देखो, आप कर सकते हैं ये सारी पांचों चीज़ें। क्यों भाई, कर सकते हो। समय पर हाजिर हो जाना, सेल्फलेसली काम करना, किसी को पता भी ना चले, गुप्त में काम करना, रिटर्न कुछ नहीं लेना, और लाइट रहना। कर सकते हो तो हाथ खड़ा करो अच्छी तरह से, दिल से। क्यों जी, नहीं पॉसिबल नहीं है, हैं? करो तो सही, हिम्मत तो रखो, करो हाथ खड़ा अच्छी तरह से, नहीं ढीला ढीला नहीं, पूरा। माता जी नहीं हो सकता है, आप बूढ़े हो इसलिए कहते हो एंजल, आप मेरे से तो बहुत यंग हो, अगर हैं तो करो अच्छी तरह से। तो देखो आज हिम्मत किए ना, आज आप भी एंजल बन गए हो। अपने लिए ताली तो बजाओ, क्योंकि चेहरे पर रौनक नहीं आई। हाँ, लगता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हवाई किलो है ना, मियाँ है, मियाँ मिट्टू थोड़े बनेंगे। अच्छा दोबारा करो ना एक बार, हिम्मत करो एक बार अच्छी तरह से। हाँ, चेहरा मैं देखना चाहता हूँ, किसके सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं कि हैं? नहीं उनका नहीं मुस्कुरा रहा, वो नहीं मुस्कुरा, है ना, चेहरा सबके सब मुस्कुराए। मुस्कुराहट आती है कि बाबा जी कई बार कहते हैं अरे हिम्मत तो करो, है ना। तो अच्छा अभी पता क्या है, एंजल्स की भी बात करें ना, आप देखो 9th ग्रेड से 10th ग्रेड में जाते हो, है ना, तो कोई पास विद ऑनर बनता है, कोई फर्स्ट डिवीज़न लेता है, कोई सेकंड लेता है, कोई बेचारा 3rd डिवीज़न में होता है, पर पास तो सब हो जाते हो ना, हो जाते कि नहीं हो जाते हैं। तो हम जब कहते हैं ना पर्दा खुल जाता है, तो जिसकी जो पोजीशन है, कोई पास विद ऑनर होगा, कोई फर्स्ट डिवीज़न होगा, कोई सेकंड डिवीज़न, पर 9th से 10th में तो सब आ गए ना। तो इसी तरह से देखो, जैसे मैं इंजीनियर, मैं बिगड़ गया था कॉलेज में जाके, सब बुरे काम करता था मैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग सब गलत काम। हम अग्रवाल परिवार के हैं, हमारे घर में पहले प्याज भी नहीं आता था, फिर बाद में प्याज आना शुरू हुआ, इसके आगे कभी नहीं बढ़ा। हमने सब कुछ खाया पिया शुरू किया, स्मोक करना, गैम्बलिंग करना, टीचर्स को तंग करना, स्कूल में ना जाना। तो मेरा बिल्कुल लास्ट में नंबर था पूरे क्लास में, करता कराता पास हो गया बस में, बॉटम लाइन। लेकिन इंजीनियर तो बन गया कि नहीं बन गया मैं, तो मैं इंजीनियरिंग वाले काम करता हूँ नहीं करता हूँ, करता हूँ ना। तो इसी तरह जब हम कहते हैं हम एंजल हैं, अरे अभी 2nd क्लास ही समझ लो, पर हो तो एंजल ना, काम तो हम एंजल वाले कर सकते हैं ना। तो कोई ऐसा भी गया गुजरा है कि मैं 3rd क्लास भी नहीं अपने आप को देता हूँ, इतना तो बन गए कि नहीं बन गए हैं। वैसे तो ज़्यादा ही हो,
But I am just saying, even if I am second class angel, but at least I am an angel. I can function like an angel. कर सकते हैं ना? अगर ऐसे है तो अभी तो हाथ खड़ा करो अच्छी तरह से, है ना? बन गए कि नहीं सब? क्यों भाई, है? इतना तो मिनिमम है ना, चाहे 2 दिन भी हुए हैं आपको आए हुए यहाँ पर। तो यही मेरा ना जीवन का है कि करते चलो, काम करते चलो, अपनी कमियां नहीं देखो। वही मैंने किया। मैंने क्या नोट किया लाइफ में, कमियां ही मेरी को बाबा के पास लेकर आई है। आप नोट करना। हम कई बार कहते हैं ना, मैंने बाबा को ढूंढा कि बाबा ने मेरे को ढूंढा। बोलो, है? पक्का है ना? मैंने नहीं अपने आप को ढूंढा, बाबा ने। तो बाबा ने कुछ मेरे में देखा होगा ना। अभी देखो, किसी को हायर करना होता है, किसी को बनाना होता है, कोई, है ना, जब कोई डायरेक्टर भी है उसको पता होता है ना कैसे एक्टर चाहिए। तो बाबा ने मेरे को ढूंढा है, तो बाबा ने कुछ मेरे में देखा होगा ना। तो मेरे को हमेशा होता है अपने आप को बाबा की नज़रों से देखो कि क्या बाबा ने मेरे में देखा है। वरना बाबा ने कुछ तो वो अपने, तो अगर बाबा ने चुना है, अभी बाबा ने कहा है ना, हम ड्रामा की बात करते हैं, बाबा ने नॉलेज दिया ड्रामा का, पर हम ना ड्रामा को इतना इजी ले लेते हैं। अरे ड्रामा वैसे तो बहुत अच्छा है, पर ये 1-2 चीज़ें मेरे जीवन में हुई ना, वो निकल जाएं, बाकी सब परफेक्ट है। ऐसा होता है ना? 1-2 चीज़ें कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ मेरे से, अरे ये बार बार होगा, ड्रामा रिपीट हो गया, ये बार बार मेरे सामने प्रॉब्लम आएगी, अरे बाबा प्लीज़ इसको निकाल दो। पर देखो, एक ना ड्रामा एक डॉट डॉट करके बना है ना, अगर 1 सेकंड भी उसमें से निकल गया तो क्या होगा? कड़ी टूट जाएगी, आप बाबा को भी नहीं मिल पाएंगे, है ना? टूट गया तो, या कड़ी टूट गई फिर बाद में जोड़ भी दिया तो क्या होगा? देखो सर्कल परफेक्ट कौन सा होता है? वहाँ के मिलता है फिर शुरू होता है। कितना मुश्किल होता है सर्कल को रिपीट करना बार 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 बार। तो वंडर ये है ड्रामा का, बार बार आप बाबा से मिलेंगे, बार बार बाबा से मिलेंगे। अगर ड्रामा रिपीट नहीं होता तो क्या गारंटी है नेक्स्ट टाइम मिलोगे? आप मिलना चाहते हो बार बार बाबा से, क्या सोचते हैं चलो ठीक है, हाँ देखा जाएगा? ऐसे कि दिल होता है बार बार मिलना। तो आप देखो, एक तरफ आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और साथ में बाबा आपको मिलता है, अगर आपको चॉइस मिले, बाबा विद ऑल प्रॉब्लम्स। दूसरी तरफ कहें नो प्रॉब्लम बट नो बाबा, तो हम कौन सी चीज चूज करेंगे? बाबा विद ऑल प्रॉब्लम या नो बाबा नो प्रॉब्लम? कौन सा अभी बोलो, है? बाबा विद ऑल प्रॉब्लम पक्का है ना? तो बस इसी में डटे रहो आप ना, बाबा विद ऑल प्रॉब्लम। पर आप नोट करना, अभी देखो मैं बिगड़ा हुआ था ना, इसी कारण से मैं बाबा के पास आया। नहीं तो मैं कल समझो मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में होता तो मेरे को पहले से सिलेक्शन हो चुका होता, मैं कहीं और होता। बहनें हमारे घर में आई थी जब मैं खाली बैठा हुआ था, मेरे को जॉब नहीं थी, इसी कारण से मैं बाबा का बन गया, है कि नहीं है? तो मेरे को क्या होता है, जैसे डॉक्टर होता है ना, वो फेमस कब बनता है? जितनी वो ना होपलेस केस लेगा, है ना, उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मेरे को लगता है भगवान की वैल्यू भी तभी बनती है जब वो होपलेस केसेस को लेकर उनको फरिश्ता बना देता है, उनको देवता बना देता है, तो तभी भगवान की वैल्यू है। तो वास्तव में मेरी कमियां ही बाबा के लिए मैं बेस्ट कैंडिडेट बन गया। तो मैं अपनी कमियों को दुत्कारूं या प्यार करूं? आई लव माई प्रॉब्लम्स, आई लव माई ट्रबल्स, क्योंकि उन प्रॉब्लम के कारण तो वो मेरे को लेकर आए हैं ना। तो आप कभी नोट करना, अपनी आप ना प्रॉब्लम को ढूंढना, कौन कौन सी आपको कमियां हैं। आप देखेंगे आपकी कमियां ही आपको बाबा के पास लाई हैं। तो माना अपने में वो ना मधुरता, अपने आप से प्यार करना सीखना हमको,
कि बाबा वो नहीं देखा इस समय मैं क्या हूँ, बाबा ने देखा मैं क्या बनने वाला हूँ, पोटेंशियल उसको नजर आया क्लियर कट। उसने ये नहीं देखा अभी यहाँ पर क्या धूल चढ़ गई है, आपकी ये शॉर्ट टर्म पर प्रॉब्लम आ गई है, बाबा लॉन्ग टर्म की बात करता है, तो उसने वो देखकर मेरे को चुना है। और आप एक चीज नोट करेंगे, आपसे एक भूल होती है, आप 10 गुना उससे अच्छा काम करेंगे। होता है कई बार, अरे मेरे से ये बहुत बड़ी भूल हो गई, भूल कर अच्छा मैं कुछ तो अच्छा कर लूँ ना, अच्छा कर लूँ। तो मेरे को ना, मैं कभी अपनी प्रॉब्लम को ना ख़त्म करने के लिए योग नहीं करता हूँ। कभी मैं ना, मेरे से भूल हो जाती ना बड़े से बड़ी, बाबा ने कहा ना ड्रामा, जो चीज़ हो चुका वो बार बार रिपीट होने का है, बार 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 बार, और बार बार रिपीट कौन सी चीज़ होती है, जो परफेक्ट होती है। तो माना ये नहीं कि जानबूझकर मैं फ्यूचर में करूं, लेकिन पास्ट में जो भी मेरे से भूलें हुई हैं ना, उसकी सिग्निफिकेंस थी, उससे मेरे को सीखने को मिला, उससे मेरे को ह्यूमिलिटी आई, उससे मेरे को एरोगेंस कम हुआ। समझो हर चीज़ में ऐसे ही बढ़ता जाता। हमेशा साइन कर्व क्यों दिखाते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्योंकि ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है। तो इसी कारण से एक कमी मेरे से 10 अच्छे काम करवाती है। आपको लगता है ऐसे? कई बार मैंने तो बहुत बार देख लिया है। आप 10 अच्छे काम करो, एक गलत करो, वो एक गलत काम है ना सबको याद रहेगा। एक गलत काम आपको ना सब, मेरे को पता है मैंने 10 अच्छे काम किए, पर एक मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम है। कहते हैं ना भाई मैं सफाई नहीं रखता, है ना, थोड़ा मैसी हूँ मैं, है ना। तो मेरे को कभी किसी ने कहा राम प्रकाश प्लीज़ आप ये काम कर दोगे, मैं क्या हाँ मैं कर दूंगा, हाँ भी पर ध्यान रखना मैसी नहीं बनना, सफाई रखना। मैं क्या आपको क्या मालूम है कि मैं मैसी हूँ? कहता है सब पता चल जाता है, न्यूज़ मिल जाती है हमको चारों तरफ से। तभी ये देखो, कहेंगे ना राम प्रकाश आप वो कैसा है राम प्रकाश, कहते हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा मैसी। तो माना मैसी है वो एंड में बताया, अच्छा है वो जनरलाइज हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, तो सबको वो याद रहता है। इसलिए आपके 10 अच्छे काम, एक गलत वाश इक्वल है। तो इसमें फिर हिम्मत चाहिए कि मैं 11वां अच्छा करना शुरू कर दूँ। लाइफ कंटिन्यूस लाइक दैट, फिर आप ग्रो होते रहेंगे। कमियों को निकालने की कोशिश नहीं करो। समझो बाल्टी में कीचड़ भरा हुआ है, कहते निकाल लूँ तो फिर साफ पानी भरूँ, साफ पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, उसको डिल्यूट करते जाओ कमियों को। तो जितना जितना आप डिल्यूट करते जाएंगे आपकी स्वच्छता बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। इट डजंट मैटर यू आर 33%, 35 बन जाएगा, 37 बन जाएगा, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप 80 पर हो, 80 के 65 हो गया, वो आपको दुखी करेगा। 40 से 50 बनोगे, वो आपको खुशी देगा। चढ़ती कला में खुशी है, तो अपने आप को खुशियाँ बढ़ाते रहो। तो तब से मेरे को लगा श्रेष्ठ कर्म करते चलो करते चलो करते चलो, कमियों को नहीं देखना। तो उस हिसाब से हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस का, ये मेरा अनुभव भी था अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, कि इसमें क्या चीज़ था अंदर में कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि भगवान जस्टिफाई कर सके कि मेरी जान क्यों बची। तो उसके आधार से हमेशा होता कोई ना कोई बड़ा काम करें, बड़ा काम करें। तो जब ये निकला ना, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे अच्छे काम करना। मेरी पूरी जिंदगी छोटे छोटे अच्छे काम करने में गई है। अभी ना मेरे को लगता है मैं आया था यहाँ पर वो दिखाने के लिए, पूरा वीडियो दिखाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, पर मेरे को ऐसा लग रहा है आप वेबसाइट में जाना, लिखना उसमें एक्ट्स ऑफ गुडनेस। लावण्या बहन है ना, ये न्यूयॉर्क में थी, इन्होंने कई बार देखा था, है ना प्रोग्राम। आप इनको वेबसाइट भी बता सकते हो तो वो देखना,
उसमें वीडियोस भी दिए हैं, वेबसाइट में सारा मटेरियल भी है कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये एक नया तरीका है सेवा का, अपनी खुशी करने का। मैंने देखा है ब्राह्मण बड़े थोड़े ढीले ढीले हो गए हैं ना, थोड़ा लगता है आपको, थोड़ी थकावट सी लग रही है, हाँ? रौनक जो होती है ना थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही कम हो गई है ना, हाँ? है रौनक है, हाँ वो अच्छा है ना, कहते हैं विशफुल थिंकिंग अच्छी है ना, है कि नहीं है, बहुत थोड़ा। क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल पता क्या हो, कहता है एडवांस में जाओ ना, हैं हमको मनसा सेवा करनी है। अभी पता है क्योंकि क्या हुआ, बाबा जब करते थे ना मनसा सेवा, आप बाबा का जीवन देखो कितना छोटे छोटे काम करते थे। वो एंड में जाके कहना शुरू किया था कि मनसा सेवा मनसा सेवा। फिर मैं दादियों को देखता हूँ, बड़ी बहनों को देखता हूँ, वो भी आजकल कहते हैं मनसा सेवा मनसा सेवा। मैं कहता हूँ बहन जी आपने इतने सालों साल काम किया, तो अब भी आप मनसा सेवा कर रहे हैं। जो नए आ रहे हैं उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, आप उनको मनसा सेवा में लगा देंगे, वो तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, तो देखने में लगेगा। तो मैंने आजकल क्या देखा, मैं देखो फैक्ट बताता हूँ, जिसको ना किसी से बात करने का दिल नहीं होगा ना, मेरे को तो साइलेंस में रहना, बस मेरे को तो साकाश देना है ना, ऐसा होता है ना, है तो ना वो यहाँ पे बैच लगा लेंगे अपना, साइलेंस साइलेंस, है ना। अभी कोई उससे बात नहीं करता, लेकिन अंदर में तो तूफान चल रहे हैं, तो वो चेहरे पर तो दिखाई देता है, या तो मुंह फूला हुआ होगा अगर क्रोध है, पर बोल कुछ पाते नहीं है, तो लोगों को उनसे बड़ा डर सा लगता है, कहेंगे बड़े गंभीर हैं। या फिर अगर डिप्रेस्ड हैं तो वो बीमार लगेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं किसी से बात कर रहा था, मत कि मैंने देखा नहीं उसका बैज, तो मैं बात करने लगा तो वो बहन करनी दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं साइलेंस हूँ, मैं तो भागा वहां से। मैं ये तो बड़ी भयंकर साइलेंस है भाई, भागो यहाँ से। कि देखो कितनी बार जो काम करने वाले होते हैं ना, बहनें उसके पीछे पड़ी रहेंगी, ये कर लो ये कर लो। कहते बहन जी मेरे को योग करना है, अरे योग कर लेना बाद में कर लेना, ये काम पूरा करो। कहते पर देखो ना वो बैठा हुआ है, उससे कहो ना मेरे पीछे पड़े रहते हो। कहते वो इसलिए बैठा है ना, कोई करता नहीं है। आप करने वाले हो, आप करते करते भी योग कर लोगे, उसको जो हम कर्म योग बोलते हैं, है ना। तो उसको जबरदस्ती काम करवाएंगे, क्योंकि मेरे को उठा दिया जाता था, मैं योग में बैठा होता, अभी मोहिनी बहन बुला रहे हैं, मैं क्या अच्छा मैं तो योग कर रहा था, वहाँ जाके आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ करना है। मैं क्या कितनी बार क्लास से उठाया जाता था, क्योंकि कोई है ही नहीं था वहाँ पर। तो तब मैंने सीखा कि कर्म करते करते जो आपका योग लगता है ना, उसमें एक तीर से दो शिकार होते हैं। काम भी समय पर कर दिया, उसकी ब्लेसिंग आपके साथ है, साथ में आपने उतना बाबा को याद किया जितना बल्कि बैठे हुए भी नहीं करेंगे। तो वो मैंने बहुत अपनी लाइफ में देखा, बार वो देखा ना, तब मेरे को लगा कि जो काम करने वाले हैं उसके लिए काम की कमी नहीं है, और जो नहीं करने वाले हैं ना वो आएंगे भी ना, पूछेंगे बहन जी कुछ करूं, कहते नहीं भाई सब ठीक चल रहा है, जाके बाबा के कमरे में बैठो, सबको साकाश दो। हाँ तो वो साकाश देने बैठते हैं, 2 मिनट में आकाश में चले जाते हैं। देखो फैक्ट है ये चीज़ लाइफ का, है ना, है कि नहीं है ना। तो फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, है ना। पहले होता था हम याद में बैठेंगे अभी योग लगाना है, फिर कहेंगे अभी हमको वोल्केनिक भट्टी करनी है ना, ज्वालामुखी योग, है ना, ज्वालामुखी बातें करेंगे ज्वालामुखी। पहली बात तो पता नहीं थके आते हैं, आके बैठ जाते हैं तो ज्वालामुखी योग करना है, वो 5 मिनट में ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है, अगले 5 मिनट में ज्वालामुखी सो भी जाता है। तो मेरे को है यंग एनर्जी की हड्डी सेवा जब तक हम नहीं करेंगे, आप देखेंगे नींद कब अच्छी लगती है, जब आपने थक के सोया है, काम करके सोया है ना,
बड़ा मजा आता है नींद करने में भी। जो मजा आप कर्मातीत की बात करते हो ना, बिना कुछ करने कराने के, तो हम तो अच्छा है, हम तो शुरू से कर्मातीत बने हुए हैं, कुछ करना ही नहीं है हमको। बाबा ने तो हमको सब कुछ बना बनाया दे दिया, हमको काम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, बिना काम करके सोएंगे ना, आपको नींद भी नहीं आएगी। बिना, आप देखेंगे जब आप हड्डी सेवा करेंगे ना, फिजिकल एक्शन, तब आप बाबा के पास जाके बैठेंगे ना, आपको बाबा उड़ा लेगा। थकावट आजकल किस चीज की है? काम ना करने की थकावट। जो आदमी काम करता है वो अलर्ट होके बैठेगा क्लास में, और जो नहीं, जो आराम से बैठ के आए हैं ना, आते ही उनको ना उबासी आएंगी, थकावट फील होएगी, फिर कहेंगे कब मुरली ख़त्म होगी। वो टाइम देखते रहते हैं ना, कि वो बहन ने एक भी सेंटेंस ना थोड़ा सा समझाने, ओ माय गॉड मुरली कब ख़त्म, मुरली पढ़ो ना जल्दी जल्दी, है ना, कितनी बेचैनी हो जाती है योग में भी, ज्ञान में भी। तो मेरे को तो होता है, मैंने सुना यहाँ पे जो सुन भी रहे हैं यंग लोग हैं यहाँ पर, तो मैं यंग लोगों के लिए, मैंने अपने जीवन में देखा है, कर्म, मेरा पूरी लाइफ कर्मों के आधार से बनी है। तो आज मुरली में बोला ना, मम्मा ने बोला ना, किसको क्या मालूम है आप योग करते हो। मैंने देखा योग लगाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। मैं उनको कहता था मेरे को योग ज्ञान की बातें मत सुनाओ, मेरे से काम करवा लो कितना भी है। तो काम करते करते मैं बाबा के नज़दीक आया। फिर कहते योग में बैठो। मुझे याद है पहली बार मैं योग में बैठा, कहते 3 मिनट का योग करेंगे। वो 3 मिनट मेरे को लगा इतने लंबे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। वो 3 मिनट में मैं कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया, दूसरे शहर में पहुँच गया, घर पहुँच गया। और 10 साल पहले क्या हुआ था, क्या मेरे को करना है जाके, वो 3 मिनट में हर जगह चला गया, परम धाम नहीं गया। जो कहते हैं हाँ अपने आप को आत्मा शरीर से न्यारा करो। मैं जोर लगाता रहा, अच्छा मैं इमेजिन करूं मैं न्यारा हूँ, आंख बंद करके जो न्यारा निकलो। फिर कहते चलो ऊपर चलो, थोड़ा सा जबरदस्ती करके छत तक पहुंचा, फिर थॉट आ गया धम से नीचे। 1 बार 2 बार कितना जोर लगाता, मैं कि मेरे से योग नहीं होगा। तो मैं बहन को भी एक बार कहा, मैं कहना मेरे से योग बिल्कुल नहीं लगता है, मैं क्या करूं। कहती हैं देखो थोड़ा समझो, योग कहते हैं ना, योग की शक्ति, योग का बल, वो क्या है, कैसे मालूम पड़ता है। कहते हैं हमेशा बाबा की सेवा करते हो, हाँ हमेशा खुश रहते हो, क्योंकि सब लोग मेरे को खुश समझते थे, आप भी शायद समझते होंगे कि मैं मज़े में मस्ती में रहता हूँ। लवन्या बहन है ना, मैं मस्ती में, वहाँ भी मस्ती में रहता था ना, काम भी करता था ना। आपने मेरे को देखा, ब्रेड बनाता था मैं, झाड़ू भी लगाता था, बर्तन भी साफ करता था, है कि नहीं है। जितना मज़ा बर्तन साफ करने में आता है किसी काम में नहीं आता है, और बर्तन साफ कोई नहीं करना चाहता। तो जो काम कोई ना करना चाहे आप उसको कर लें तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। नहीं तो मेरे को लगता है जितनी हिम्मत आपको बड़े काम करने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा हिम्मत आपको छोटे काम करने के लिए चाहिए। क्यों? छोटे काम करने से हर कोई घबराता है, आप बड़े काम करेंगे आप लोगों की जेलसी का शिकार होंगे। लोग आपको देखेंगे भी तो टांगे खींचने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं, नीचे उतरो मेरे को जाना है वहाँ पर। होता कि नहीं होता है ना। लेकिन आप झाड़ू लगा रहे हो घर में, यहाँ सेंटर पर, कोई आपसे ईर्ष्या करेगा? अगर करे हैं, हाँ नो कंपटीशन। कोई कहे अगर है ना compete करना है मेरे से, आओ आप भी एक झाड़ू ले लो, देखते हैं कौन फास्ट करेगा है ना। तो वहाँ तो आप दूसरा, ऊपर तो एक ही जगह होती है ना, टॉप पर तो एक ही जगह होगी ना, नीचे तो ढेर के ढेर काम है। तो आप देखेंगे 95% काम तो छोटे छोटे होते हैं लाइफ में। तो आप देखेंगे जो सिर्फ बड़े काम करना चाहते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है, कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि जो काम पूरा हो गया उसके बाद उनको समझ ही नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन छोटे छोटे काम करने वाले हमेशा खुश रहेंगे। आप कभी नोट करना,
जब बड़े काम कोई करने वाला ना, बड़ी पोजीशन वाला, लोग उससे कतराएंगे, उससे आंख भी नहीं मिलाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। छोटे काम करने वाले को आप देखो, आप झाड़ू लगा रहे हो, कोई बाहर से आएगा ना, आपको देखकर मुस्कुराएगा। आप कभी ना ये नोट करके देखना, मैंने बड़ा नोट किया है, क्योंकि उनको आपने एहसास कराया, अरे ये काम छोटा नहीं है। करेगा, देखो राम प्रकाश इतने सालों से ज्ञान में है, झाड़ू लगा रहा है, अरे मेरे को देना, मैं भी लगाना चाहता हूँ। तो मेरे से कहते हैं मैं भी आप समान बनना चाहता हूँ। मैं कहा बनो, ले लो झाड़ू, नो प्रॉब्लम। वहाँ अपनी पोजीशन नहीं देंगे कोई, लेकिन नीचे वाली तो तैयार है। तो मैंने देखा, मैं कई बार बात करता था, मेरा स्टार्ट ही बर्तन साफ करने से हुआ। पहली सेवा मेरी, अच्छा कितना टाइम रह गया मेरे को, टाइम है ना 10 मिनट रहे, 5 मिनट कितना रहा, 10 मिनट है ना, ठीक है ना। वीडियो वगैरह इनको आप दिखा देना, है ना, मैं उसमें टाइम क्यों लगाऊँ ना, हम बातें करें ना, अच्छा लग रहा है ना ये है। तो देखो, जब मेरे को पता चला ना ज्ञान योग, उसकी एप्लीकेशन वो कर्म है। तो इंजीनियर होने के नाते हम, एक तो क्या होता था, सिंप्लीफाई करना चीज़ को, कॉम्प्लिकेटेड होती है हर चीज़, लेकिन जो एंड यूज़र होता है उसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, उसको बड़ा सिंपल समझाना होता है। हम कहते हैं भी अच्छा भाई 25 बाई 35 कमरा कितना बड़ा होएगा, कहते हैं पता नहीं कितना बड़ा होगा। फिर आप कमरे में ले आते हो, भी देखो इतना बड़ा होएगा, इसमें इतने लोग बैठ सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर दिया ना। और दूसरा है एप्लीकेशन, मैंने ज्ञान लिया, योग लिया, लेकिन उसको अप्लाई करना वो कर्मों के अंदर। योग में क्या, तो कहते हैं ना योग, कहते हैं योग की प्राप्ति वो क्या होगी, प्यार मिलेगा, क्योंकि बाबा के पास तो सिर्फ प्यार और खुशी है। बाबा के पास और कुछ है क्या, क्या है उसके पास, बाबा के पास शरीर तो है नहीं, तो वो यही देगा प्यार खुशी। तो वो प्यार और खुशी आत्मा में जाती है, आत्मा में एनर्जी पैदा होती है, उमंग उत्साह आता है, तो वो फिर कर्मों में जाती है, और कर्म फिर वो श्रेष्ठ बनते हैं। आप देखो 4 घंटे भी सोएंगे, अगर आप खुश हो 4 घंटे में आपका ऐसा फुल ऑफ एनर्जी होते हो, और जब उदास और डिप्रेस होते 8 घंटे भी सोएंगे, आपको फिर भी थकावट होती कि नहीं होती है। तो देखो, मेरे को लगा मेरे को कर्म ही श्रेष्ठ करने हैं, तो मैं क्या, अच्छा और तो मेरे को कोई करने नहीं देगा, मैं तो बहुत विकारी हूँ, तो मैं क्या चलो मैं बर्तन ही साफ करता हूँ। तो मैं जब बर्तन साफ करने लगा, मैंने कहते नहीं आप तो इंजीनियर हो, आप मत करो। अरे मैंने कहा इंजीनियर मैं बाहर हूँ, घर में थोड़े इंजीनियर हूँ। तो मैं बर्तन साफ करने लगा, मेरे घर वाले मेरा मजाक करने लगे, कहते घर में तो इतना भी चीज़ हाथ में नहीं उठाता, तो तूने इंजीनियरिंग इसलिए की थी जाके ब्रह्मा कुमारियों के बर्तन साफ करो। मेरे को पागल समझने लगे वो सब। तो फिर मैं बर्तन दरवाजा बंद करके करने लगा, करना जरूर है मेरे को। तो फिर मेरे को मजा आता कि परमात्मा की शक्ति ना कर्मों के द्वारा ही तो प्रकृति में जाएगी। प्रकृति बेजान है, परमात्मा निराकार है, दोनों का आपस में संबंध नहीं है, वो मेरे थ्रू होगा, क्योंकि मेरे में दोनों है। शरीर प्रकृति का बना हुआ है और आत्मा परमात्मा की संतान है। तो बाबा का कनेक्शन सिर्फ आत्मा से है, और फिर आत्मा का शरीर में जाके डिफ्यूज होता है। तो जो हम कर्म करते हैं, तो बाबा का प्यार और खुशी कर्मों के द्वारा प्रकृति में जाता है। तो मेरे को लगता जब मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ तो पानी से खेल रहा हूँ, क्योंकि तब पानी इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। हम देखते नहीं थे बचपन में कैसे हम मज़ा करते थे पानी से, ऐसा ही मेरे को फील होता कि मैं पानी से खेल रहा हूँ। और जब मैं बर्तन मांजता तो मेरे को लगता है मैं बर्तनों की मालिश कर रहा हूँ। मालिश कैसे करते हैं, प्यार से, हाँ हाँ हाँ, साफ़ हो जाओ, साफ़ हो जाओ, साफ़ हो जाओ। और जब बर्तन साफ़ होके चमक उठते थे ना, मेरे को लगता बर्तन बड़े खुश होके ना मेरे को थैंक यू बोल रहे, कहते देखो हम गंदे पड़े हुए थे, हमको लोगों ने यूज़ किया, हमको यहाँ डाल दिया, हमको मक्खियाँ भी तंग कर रही थी, आपने हमको साफ़ कर दिया, थैंक यू सो मच। अभी हम अच्छे बर्तनों में जाके बैठेंगे अपने दोस्त। अभी देखो सब इमेजिनेशन है ना, पर मेरे को वो फील होता था कि मैं मेरे कर्मों, मेरे हाथों के द्वारा, जैसे ब्लड है ना हमारे, ऐसे प्यार खुशी भी मेरे जैसे ब्लड, आप तो कुछ कोई भी सुई लगाओ ब्लड निकलता है ना। तो ऐसे आप देखो कि आपके
यहाँ पर प्यार खुशी आप टच भी करते हो ना, प्यार टच हो रहा है, खुशी टच हो रही है। तो ऐसे ही बर्तन को टच कर रहा हूँ तो माना उसके द्वारा ही वो फैलती है वाइब्रेशन। एक बार मैं थोड़ा नाराज था, थोड़ा गुस्सा आया हुआ था, हैं, तो मैं बर्तन, आपको तो गुस्सा नहीं आता होगा ना, आप तो योगी हो, है, आता है आप लोगों को, हैं, आता है, हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, मामूली सा कुछ तो आता होगा ही नहीं। तो मेरे को भी आया हुआ था एक बार, है, अच्छा, नहीं पर आता है ना, थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना, मेरे को भी आया हुआ था। तो उस दिन मैं गुस्से में बर्तन साफ कर रहा था। पहले करता था तो मैं गीत गाता हुआ करता था, फिर थोड़े समय में लोग भी मेरे पास आके मेरी मदद करने लग जाते थे, बर्तन पोंछना शुरू कर दे। मैं कहता आप क्यों आ गए, ये तो मेरा काम था। कहते हमने देखा बड़े खुश नज़र आ रहे हो, हमको भी खुश होना था तो हम आपके नज़दीक आ गए। अभी खड़े खड़े हम क्या करते, तो हमने बर्तन पोंछना शुरू कर दिया। मैं क्या वाह, अगर आप खुशी से कोई काम करते हो आपको मदद मिल जाती। तो जब मैं गुस्से में था उस दिन मैं देखा कोई भी मेरे नज़दीक नहीं आ रहा है, दूर से कहते थे हाय राम, हाउ आर यू, वर्किंग हार्ड, और जब तक मैं अपना चेहरा उठाऊं वो गायब हो जाते थे। मैं क्या आज तो कोई मेरे पास नहीं आ रहा। फिर लगा भी क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको क्या, मैं लगा भी मैं गुस्से में हूँ, गुस्से वाले के पास कौन आएगा। पर फिर मेरे को लगा इनको कैसे मालूम पड़ा कि मैं गुस्से में हूँ, हैं, इनको कैसे मालूम पड़ा। कहते भी वाइब्रेशन ये वो, उससे भी इजी तरीका है, बर्तनों की आवाज़ से सबको मालूम पड़ जाता है कि आपका मूड कैसा है। जिस दिन आप गुस्से में होते हैं उसमें बर्तन भी कहते हैं बचाओ बचाओ, हमको ये तोड़ाएगा, नीचे गिराएगा, बिड़ाएगा आप उसमें। कहते हैं बस जी बस, हाँ तोबा तोबा, है ना। तो कई बार दूसरे भी कहेंगे अरे भी शांति से करो ना, पर सबको मालूम पड़ जाता है आप गुस्से में कर रहे हो, है कि नहीं है ना। गुस्से में दरवाजा भी बंद करेंगे तो ऐसे जाएंगे जैसे दरवाजा ही तोड़ देंगे, सारा गुस्सा दरवाजे पर निकाल रहे हो, हैं। जमीन पर भी चलेंगे तो धम धम धम, कहते रवि वो रावण को कहते थे ना, जब वो चलता था जमीन भी कांपती थी। तो गुस्से वाले से जमीन भी कांपती है। कहने का मतलब ये कि हमारे कर्मों द्वारा जो मेरे मन की स्थिति है ना वो प्रकृति में जाती है। कभी आप पौंड में एक आप कंकड़ डालेंगे ना, उसका जो रिपल बनता है ना वो एंड नहीं होता जब तक वो ना एंड तक नहीं चला जाता। तो ऐसे ही हमारा छोटे से छोटा कर्म भी है ना, उसका इम्पैक्ट यूनिवर्स के एंड तक जाता है। तो इतनी हमारे कर्मों की वैल्यू है, क्योंकि बाबा मेरे थ्रू ही, मेरे कर्मों के थ्रू ही सारी प्रकृति से अपना वाइब्रेशन, अपना प्यार, परमात्म खुशी, वो मेरे थ्रू, मेरे कर्मों के थ्रू सारी दुनिया में जाती। तभी हमारे कर्मों द्वारा ही प्रकृति भी पावन बनती है, शरीर भी पावन बनता है। तो इसी लक्ष्य को लेकर हमने ये प्रोग्राम बनाया 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। हम कहते हैं एक अच्छा कर्म, वो अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है, व्हाट आई डू अबव एंड बियॉन्ड माई ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। माना अगर मेरी 100,000 की इनकम है, 110 का काम करूं। अभी क्या स्मार्ट किसको मानते हैं, जो काम है जॉब का है 100,000 की, काम करेंगे 80,000 का, 90,000 का, पर बड़े स्मार्ट हैं, बातें करने में बड़े होशियार हैं। तो इस कारण से क्या घाटा पड़ रहा है ना, हम ये नहीं देखते कंपनी को घाटा हो रहा है, ओवरऑल पूरी यूनिवर्स में घाटा हो रहा है। तो एक कम करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी बनता है, स्मार्ट बन गए हैं, काम कम करते हैं, तो क्या हो रहा है, नीचे डिक्लाइन हो रहा है। अभी हमने क्या शुरू किया, 100,000 की इनकम है, 110 का काम करूं तो वो 10,000 मेरा दुनिया को देना हो गया। 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, भरपूरता आनी शुरू हो गई। पहले घाटा पड़ रहा था लेकिन अभी ऊंचा जा रहा है। पर वो किस आधार से, आप देखेंगे जब आप खुश होते हो आप में एनर्जी ज़्यादा होती है, जब आप थके हुए डिप्रेस्ड हो तो तभी फिर आपकी थकावट। अगर आपको 100 की, मतलब कि कहते हैं ना, टू मेंटेन माय जॉब आई हैव टू वर्क 100 यूनिट्स, या कहेंगे 8 घंटा
कुछ भी लगा लो। लेकिन अभी मेरे को बाबा मिला, मेरे में प्यार बढ़ गया, खुशी बढ़ गई, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो उससे एफिशिएंसी मेरा काम भी जल्दी होने लगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो हमारे नेगेटिव थॉट्स के कारण ना वेस्ट होता रहता है। तो जब मेरे को प्यार और खुशी आने लगा, मेरा टाइम भी कम लगेगा और काम ज़्यादा कर पाऊंगा। तो 100 यूनिट करने की बजाय 110 करूंगा, 120 करूंगा, और लोगों को फील होगा। पहले थके हुए होते थे, जब कहते ना कि ये होगा 80 लगेगा, मैं थका हूं, मैं 100 कर लिया है। आजकल प्रॉब्लम यही है। तो मैं आपको ना 2 मिनट में एक अपना बताता हूँ कि कहाँ से ये जनरेट हुआ 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। कई चीज़ें आती हैं, एक मेरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अनुभव, फिर अपने देखा भी काम करने से कितनी खुशी मिलती है। तो एक हमने ना आर्टिकल पढ़ा था 1988 में, देखो कितना पहले। उसमें दिखाया कि 4 बंदे इकट्ठे रहते हैं, चारों आपस में झगड़ा करते हैं। तो किसी ने पूछा भी आप झगड़ा क्यों करते हो? सबसे अलग अलग पूछा, कहते हैं कोई काम ही नहीं करता है, सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है ना। ये कॉमन कंप्लेंट है कि नहीं है घरों में भी, कोई नहीं करता काम, कोई नहीं काम करता है, मेरे को सब मेरे पर छोड़ देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो उन्होंने अलग अलग जब पूछा भी आप कितना % करते हो, आप कितना करते हो, आप कितना, जब उन्होंने टोटल किया तो 200 हो गया, 200%। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर कोई यही समझता है कि 50% तो मैं कर रहा हूँ, बाकी के 3 मिलकर 50% करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, कि अगर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ फिर कम कौन कर रहा है? तो तब मैंने ना अपने आप से बात की, मैं कहा राम प्रकाश, इसका मतलब क्या है कि ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन। क्योंकि भी मैं सोचता हूँ 50% मैं करता हूँ, बाकी के तीनों मिलके 50% करें। तो अगर मेरे को 100 यूनिट काम करना है, अगर मैं 125 करूँ ना, तब भी कह सकता हूँ कि मैंने 100 किया है। अगर मैं सोचता हूँ मैंने 100 कर लिया, मैंने किया नहीं है। क्योंकि आप कई बार नोट करेंगे, समझो मैं तो अपनी बताता हूँ, समझो मैं थका हुआ हूँ, डिप्रेस, मेरे का मूड ठीक नहीं है, कोई कहेगा ना किचन साफ़ कर दो, मेरा दिल नहीं कर रहा है, पर मैं ना भी नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, फटाफट लेके ना मिडल में साफ़ कर दूंगा, ताकि हाँ ठीक लग रहा है। लेकिन सारा ना जो कूड़ा वगैरह नीचे डाल दूंगा ना, कबर्ड के नीचे छुपा दूंगा, है कि नहीं है? कहेंगे हाँ मैंने कर लिया है। कोई आके किया करे, अरे आपने कहाँ किया है, कूड़ा तो कर दिया, तेरे को मेरा काम पसंद ही नहीं आता है, फिर खुद ही कर लो, आगे से मत कहना मेरे को। होता कि नहीं, ऐसा बोल देते हैं ना, आपको कुछ नहीं पसंद आता है मेरा। लेकिन जिस दिन आप बड़ी खुशी में होते हो, उस दिन आपको कहेंगे ना थोड़ा सा मिडल से साफ कर दो, क्योंकि बुरा खराब लग रहा है। उस दिन आप एक एक चीज उठा के भी साफ कर देंगे उसको, क्योंकि आप खुश हो। होता है ऐसा आपके साथ? किसी दिन थोड़ा कहा आप ज़्यादा कर देते हो, किसी दिन ज़्यादा कहा कम होता है। किस चीज़ पर आधारित होता है? मेरे मूड के ऊपर, माना जो मेरे मन में है। तो बाबा से मेरे को प्यार मिला, खुशी मिली ना, उससे हमारे में एनर्जी आ जाती है, ऑटोमेटिकली हम एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं। तो देखो, दुनिया वालों के लिए हमने कहा डूइंग समथिंग अबव एंड बियॉन्ड योर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं हम तो हमेशा अच्छा काम करते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए फिर डेफिनेशन दूसरी है, हैं? आप सुनना चाहेंगे कि ब्राह्मणों के लिए एक्ट ऑफ गुडनेस क्या माना जाएगा? है, मानेंगे? हैं? वो है जब आप बिल्कुल थक जाओ, एक भी ड्रॉप एनर्जी का आपके अंदर नहीं है, आपकी कैपेसिटी जितनी आपने पूरा कर लिया है, गिरने को तैयार है, उसके बाद जो आप काम करेंगे ना, वही एक्ट ऑफ गुडनेस माना जाएगा। तैयार हो उसके लिए? तब भी, क्योंकि जब तक आप कैपेसिटी में काम करोगे ना, बाबा को मदद की जरूरत ही नहीं आपकी, क्योंकि वो विद इन योर लिमिट है। जब भी आप लिमिट से बढ़कर काम करोगे ना, तब भी बाबा आपके साथ आएगा, तब भी बाबा की आपको भी याद आएगी, आप भी बाबा को याद करेंगे। सो हमारी लाइफ अगर हमको जीना है ना, लाइफ एग्जिस्ट ओनली बिटवीन पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। उसके नीचे तो स्लो डेथ है, आई एम डाइंग स्लोली, आई एम गेटिंग ओल्ड। जिंदगी जीना है ना, इसके बीच में ही सब कुछ है। ठीक है? ओके, ओम शांति। थैंक यू। भी मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? हैं?
मैंने आपको कोई बोझा तो नहीं चढ़ाया ना? बोझा हल्का हुआ कि बढ़ा गया है? हल्के हो गए कि नहीं? देवता, अरे फरिश्ता बना दिया, अभी टाइम नहीं था, नहीं तो मैं देवता भी बना देता आपको। नेक्स्ट टाइम कभी फिर चांस लगे, या फिर जहाँ कहीं मैं कहने वाला हूँ मंजू बहन को, मैं भी एक बार सभी जगह इकट्ठे होके ना, मैं आज का दिन हूँ, कल का मेरा थोड़ा सुबह भी हूँ, तो अगर थोड़ा सा एक्ट ऑफ गुडनेस के बारे में ना थोड़ी ट्रेनिंग, इतना अच्छा ये नया तरीका है ज्ञान फैलाने का, सेवा करने का, आपको लगेगा इसमें न्यूनेस है। पर मेरे को लगा मैं सुबह सुबह आया हूँ, चलो छोड़ो, ये अपने मैं अनुभव की बातें शेयर करूँ, चलो वो आप देख भी सकते हो। लेकिन आप देखना, सारा मटेरियल हमने ना बना के रखा है। स्कूलों कॉलेजों में कहीं भी आप ये प्रोग्राम करना चाहो ना, बिना खर्चे के भी हो जाता है। कंपनी में देखो, ये जो चीज़ है ना एक्ट ऑफ गुडनेस, कि टू डू समथिंग मोर, कंपनीज भी वो चाह रही हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी वो चाह रहे हैं, स्कूलों में भी सब चाह रहे हैं। बच्चे कहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रोल है। हम जहाँ जहाँ भी बच्चों के पास गए हैं ना, बच्चों ने इतना पॉजिटिव इसको लिया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वोकिंग पीपल्स जनरोसिटी, उसके द्वारा अच्छा करना, और हमारे अंदर में है सब कुछ वो। तो इस आधार से आप सेवा का साधन इसको बनाएंगे तो बहुत बहुत आपको फ़ायदा मिल सकता है। कि ओम शांति। 2 मिनट बाद Om Shanti. Thank you so much, Vaji. Such a wonderful morning with you today. And it had been very energetic and motivating for us. And you have given a very, like everyone feels to do work, everyone feels lazy, right? We try to give that work to others. But the importance of work we do, the small act of kindness, how it impacts our life greatly. Such a wonderful class. Thank you. Thank you so much. అన్నయ్య ఈరోజు ఏం చెప్పారో అర్థమైందా అందరికీ? చాలా వరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్తాను అన్నయ్య ఏం చెప్పారో ఈరోజు క్లాస్లో అని. లెట్ మీ బ్రీఫ్ ఇన్ తెలుగు. తెలుగు तेलुगु में। अच्छा, मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ। अच्छा, आधा ही आया। चलो कोई बात, लोग को समझ में आ जाएगा। ओ ऐसा था। हाँ, that's why they were not able to raise hand in the middle. हाँ, अच्छा अच्छा, तभी मैं मुस्कुराहट में भी टाइम लगता था। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन ही आई। हाँ बोलो। అన్నయ్య ఈరోజు క్లాస్ అంతా ఏం చెప్తూ వచ్చారంటే కర్మ గురించి చెప్తూ వచ్చారు. చిన్న చిన్న కర్మలు మనం చేసేవి, అవి మన లైఫ్ని ఎంత ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి, మనకి ఎన్ని బ్లెస్సింగ్స్ని తీసుకొని వస్తాయి, మనని ఏంజల్గా ఫరిష్టాగా ఎలా చేస్తాయి అని అన్నయ్య చెప్తూ వచ్చారు. అన్నయ్య స్టార్టింగ్ చెప్పారు, నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అందరు యంగ్ పీపుల్ని చూస్తున్నాను అని. అంటే మామూలుగా మనం అనుకుంటాం ఏజ్ అయిపోతుంటే నేను ఓల్డ్ అయిపోతున్నాను, నేను పనులు చేయలేను అని అనుకుంటాం కదా మనం. కానీ అలా కాదు, మనం యాక్టివ్గా ఉంటూ కర్మలు చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎన్ని బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి అని అన్నయ్య ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చారు. అన్నయ్య గురించి చెప్తున్నప్పుడు దాది వచ్చినప్పుడు, జానకి దాది న్యూయార్క్కి, అప్పుడు మోహిని బెన్ చెప్పారంటే అన్నయ్య చాలా బిజీగా ఉంటారు, అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ అన్నయ్య లైట్గా ఉండట్లేదు అని. అప్పుడు దాది చెప్పారంట మీరు లైట్గా ఉండండి అని. సరే అని అన్నయ్య కొన్ని రోజులు ట్రై చేస్తున్నారు లైట్గా ఉండటానికి. అలా లైట్ అయిపోతూ డల్ అయిపోయాను నేను అని చెప్తున్నారు. అంటే కర్మలు చేయకుండా పక్కన వాళ్ళకి సూపర్వైజ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు. एक बार क्लास में वो ना वीडियो वगैरह दिखाना है, हम आपसे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, तो देखना आपको बड़ा मजा आएगा। मैं इसलिए 700 सिटीज में घूम चुका हूँ। आई हैव डन अबाउट 2700 प्रोग्राम इसके ऊपर 20 कंट्रीज में जाना। वो इतना मजे वाला प्रोग्राम है, आप देखेंगे ना, बड़ा इजी वे ऑफ डूइंग सर्विस। ठीक है, थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच. సో తెలుగు కంటిన్యూ చేస్తా.
అప్పుడు అన్నయ్య డల్గా అయిపోవడం స్టార్ట్ అయిందనమాట. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఏమనడం స్టార్ట్ చేశాను, ఇప్పుడు సూపర్వైజర్ అయిపోయావు నువ్వు, మాకందరికీ డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నావు అని. చెప్పుకోవడానికి పొజిషన్ పెరిగినట్టే ఉంటుంది సూపర్వైజర్ అయ్యానని, కానీ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది కదా మనకి. అంటే మనం ఎప్పుడైతే అందరితో కలిసి పని చేస్తామో అప్పుడు మనకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. నేను గతంలో ఇంత పని చేశాను, చిన్నప్పటి నుంచి ఇంత చేశాను, యజ్ఞంలోకి వచ్చాక ఇంత చేశాను అంటే అది ఎవరికి గుర్తుంటుంది? ఇప్పుడు అందరితో కలిసి పని చేస్తే కదా మనకి వాల్యూ ఉంటుంది అని కర్మ గురించి అన్నయ్య చెప్తూ వచ్చారనమాట. అలా చెప్తూ అన్నయ్య ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారు అంటే, ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో కొత్తదనం తీసుకొని వస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు ఒక కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండిపోయి ఇది బాగుంది కదా, నాకు కంఫర్టబుల్గా ఉంది, ఈజీగా ఉంది అని అనుకోకూడదు. కొత్తగా మనం తీసుకొని వస్తూ ఉండాలి. టైం టు టైం కొత్తగా అవుతూ ఉండాలి. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా అన్నయ్య నేను 17 times జాబ్ మారాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒకటే చోట ఉండి అది కామన్ అయిపోతుంది మనకి, డెవలప్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉండదు కదా. సో మనం డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం క్రైసిస్లోకి రావాలి. అంటే ఏదైనా కష్టం వచ్చింది, ఏదైనా మనం తెలియంది నేర్చుకోవాలి అని అంటేనే మనం డెవలప్ అవుతాం. లేకపోతే ఆల్రెడీ వచ్చినవే చేస్తూ ఉంటే అక్కడే ఉండిపోతాం, మన గ్రోత్ ఉండదు కదా. కాబట్టి క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడే మనం డెవలప్ అవుతాము అని అన్నయ్య చెప్తూ వచ్చారు. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అన్నయ్య వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ గురించి చెప్పారనమాట. అన్నయ్య వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లో స్ట్రక్చరల్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్గా పనిచేసేవారంట. 5 members టీం ఉండేవారంట. టీంకి అన్నయ్య టీం లీడ్ అంట. అంటే మొత్తం బిల్డింగ్ కట్టారు, దాని మెయింటెనెన్స్ కూడా చూసుకోవాలి కదా, టైం టు టైం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో అన్నయ్యకి దాని గురించి కంప్లీట్ అవగాహన ఉందన్నమాట. ఆయన ట్రైనింగ్ కూడా ఎలా ఇచ్చారంటే, అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి క్రాక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని క్రాక్స్ ఉన్నాయి, ఎంత లెంత్ ఉన్నాయి, ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి, ఇట్లా చాలా స్పెసిఫిక్గా అందరికీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చారంట. మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయాలి, ఇన్స్పెక్షన్ ఎలా చేయాలి అని. అలా వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లో పని చేస్తున్నప్పుడు అందరికీ తెలుసు కదా, వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ని 2 planes వచ్చి గుద్దేశాయి, చాలా ప్రాబ్లం అయ్యింది. అప్పుడు అందరు వినే ఉంటారు. సో ఆ టైంలో అన్నయ్య అదే బిల్డింగ్లో ఉన్నారంట, 64th floorలో ఉన్నారంట అది వచ్చినప్పుడు. సో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ప్లేన్ వచ్చి గుద్దిందో దాన్ని, వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లో 110 floors ఉంటాయంట, ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ 1 acre ఉంటుందంట. అంత పెద్ద బిల్డింగ్స్ 2 ట్విన్ టవర్స్ అనమాట. సో అన్నయ్య 64th floorలో ఉన్నారు. ఫస్ట్ ప్లేన్ వచ్చి గుద్దగానే షేక్ అవుతుంది కదా, పైన ఉన్నవైతే స్మాష్ అయిపోయాయి, అది వేరే సంగతి. సో కింద వీళ్ళది పక్క బిల్డింగ్, ఫస్ట్ వేరే బిల్డింగ్ని గుద్దింది. దానివల్ల వీళ్ళ బిల్డింగ్లో కూడా షేక్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఫౌండేషన్ రెండిటికి సేమ్ ఉందన్నమాట. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, భూకంపం వచ్చింది అనుకున్నారు ఫస్ట్, అది అలా కదులుతుంటే, ఎందుకంటే లోపల అన్ని సైన్స్ అలాగే ఉన్నాయన్నమాట, భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఎలా అవుతుందో అలా. సో అప్పుడు అన్నయ్య వాళ్ళు కిందికి దిగడం స్టార్ట్ చేశారు. అలా కిందికి దిగుతున్నప్పుడు అన్నయ్య చాలామందికి హెల్ప్ చేశారంట. ఎలా హెల్ప్ చేశారు అంటే, ఆ టైంలో హెల్పింగ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. మామూలుగా అయితే అందరూ అన్నయ్యని అడిగారంట, ఆ టైంలో మీకు బాబా గుర్తొచ్చారా అని. అన్నయ్య చెప్తున్నారు, ఆ టైంలో నిజంగా బాబా గుర్తుకు రాలేదు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో బాబాని గుర్తు తెచ్చుకున్నా కూడా అది చాలా స్వార్థపూరితమైన స్మృతి అని అన్నయ్య అంటున్నారు. ఎందుకంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు బాబాని స్మృతి చేస్తున్నాం కదా మనం. సో అది చాలా స్వార్థపూరితమైన స్మృతి. నిజంగా ఆ టైంలో మన కర్మలే గుర్తొస్తాయి అని చెప్పారు. సో ఆ టైంలో మిగతా వాళ్ళని కూడా బయటికి తీసుకొని రావటానికి అన్నయ్య హెల్ప్ చేశారు. అన్నయ్యని అడిగారంటే, మీకు భయం వేయలేదా అని. భయం ఎందుకు వేస్తుంది? ఇప్పుడు మన గురించి నేను బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, నా లైఫ్ నేను సేవ్ చేసుకోవాలంటే భయం వేస్తుంది. వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటే భయం ఎందుకు వేస్తుంది? వాళ్ళని ఎలా హెల్ప్ చేయాలి, ఎలా బయటికి తీసుకురావాలి అని అనిపిస్తుంది కదా. అలా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చారు. అంటే ఏం హెల్ప్ చేశాను, నేనేం పెద్ద హెల్ప్ కూడా చేయలేదు, జస్ట్ వాళ్ళకి ధైర్యం ఇస్తూ ఉన్నాను. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఓకే, అంత బాగా అయిపోతుంది, మనం బయటికి వెళ్ళిపోతాము, ఏం కాదు అని ధైర్యం ఇస్తూ వచ్చారు ఒకటి. రెండవది, వేరే వాళ్ళని వెనకాల ఉన్న వాళ్ళని అన్నయ్య ముందు పంపిస్తూ అన్నయ్య వెనక్కి వెళ్ళారంట. అన్నయ్య ఏం చెప్తున్నారంటే, 2 నిమిషాలు వాళ్ళు 2 అడుగులు ముందున్నారు, నేను 2 అడుగులు వెనక ఉన్నా, దానివల్ల ఏం పెద్ద తేడా వస్తుంది? కానీ జనరలీ నేను వెళ్ళిపోవాలి అని వచ్చేస్తాం కదా మనము. అది అట్లా ప్రాబ్లం జరిగినప్పుడే కాదు, జనరల్గా ఎక్కడన్నా లైన్లో క్యూలో కూడా నేను ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటాం. కానీ అన్నయ్య అదొక్క పని చేసినందుకు, అంటే ధైర్యం చెప్తున్నారు అందరికీ, మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళారు. దానివల్ల అందరూ బయటకు వచ్చాక మీతో ఉంటే మాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది చాలా అని చెప్పి
ఆయనతో ఉండటానికి ఇష్టపడ్డారంట. అంత బాగా అయిపోయే వరకు మేము మీతోనే ఉంటాము అని. అంటే అన్నయ్య మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఎలా స్టెప్స్ విరిగిపోయాయి, వాటర్ ఎలా పడుతుంది, లైట్స్ ఎలా బ్లింక్ అవుతున్నాయి, అవన్నీ కూడా అన్నయ్య ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. సో బయటికి రాగానే అందరూ అన్నయ్యని యూర్ ఎన్ ఏంజల్, మీరు ఏంజల్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టారంట. అంటే అన్నయ్య మెడిటేషన్ చేస్తారని అందరికీ తెలుసంట, చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది కదా. సో మీరు మా కోసం ప్రేయర్ చేయండి అని చెప్తూ ఉన్నారంట. ఏంజల్ అని చెప్తుంటే అన్నయ్యకి ఆలోచన వచ్చిందంట, బాబా మనతో పురుషార్థం చేయించేదే ఎందుకు, ఫరిష్తాగా చేయటానికి. ఫరిష్తా సో దేవత, బ్రాహ్మణ్ సో ఫరిష్తా సో దేవత. సో ఇప్పుడు నేను ఏంజల్ అయిపోయాను అని అన్నయ్య ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారంట. సో ఏంజల్ అని ఎవరిని అంటారు అంటే, అవసరం ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న హెల్ప్ మనం చేసినా కూడా అది ఎంతో వేరే వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది మన పైన. సో ఏంజల్ అంటే అన్నయ్య 5 పాయింట్స్ చెప్పారనమాట. ఒకటి, అవసరం ఉన్నప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం, ఆ టైంలో ఉండటం. రెండవది, సెల్ఫ్లెస్గా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం, అంటే మనం స్వార్థం చూసుకోకుండా సెల్ఫ్లెస్గా నిస్వార్థంగా చేయటం. మూడవది, పేరు కోసం చేయడం కాదు, పేరు ప్రతిష్ట కోసం చేయకుండా గుప్తంగా చేసే వాళ్ళని ఏంజల్స్ అంటారు. అలాగే రిటర్న్ ఏమీ ఆశించకుండా చేసేవాళ్ళు. లాస్ట్ది ఏం చెప్పారు, లైట్గా అయిపోయి వెళ్ళిపోవాలి. అంటే ఎంతవరకు అక్కడ మనకి పని ఉందో మనం పని చేయాలి, తర్వాత లైట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఈ 5 క్వాలిటీస్ ఉంటే వాళ్ళని ఏంజల్స్ అని అంటారు అని అన్నయ్య చెప్పారనమాట. సో ఈ 5 క్వాలిటీస్ని మనం మన లోపల పెంచుకోవాలి అని చెప్తూ వచ్చారు. ఇంకా అన్నయ్య ఏం చెప్పారంటే, మనం ఏదో 100% ఒకేసారి చేసేయాలని కాదు, చిన్నగా. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో పాస్ అవుతాము, అందరూ 100%తో పాస్ అవ్వరు కదా, కానీ పాస్ లిస్ట్లో చాలామంది ఉంటారు, అందరూ పాస్ అయ్యారు కదా. అలా మనం కూడా పెద్ద ఏంజల్ కాకపోవచ్చు, టైనీ ఏంజల్, మైక్రో ఏంజల్, డాట్ ఏంజల్ ఇలా అవ్వచ్చు కదా, ఏంజల్ అయితే అవుతాం కదా అని చెప్తూ వచ్చారనమాట. అలాగే అన్నయ్య చిన్న కర్మలు చేయటం, అంటే ఆ చిన్న హెల్ప్ ఆయన చేసినందుకు, చిన్నది కాదు ఆఫ్ కోర్స్, అది చాలా పెద్దది ఆ టైంలో. ఆ హెల్ప్ అన్నయ్య చేసినందుకు అన్నయ్య ఏంజల్ అని పిలిచారు. అలా మనం కూడా మన లైఫ్లో చిన్న కర్మలు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. చిన్న మంచి పనులే ఎన్నో బ్లెస్సింగ్స్ని మనకి తీసుకొని వస్తాయి అని అన్నయ్య ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చారనమాట. మనం చాలాసార్లు గిన్నెలు కడగటం కూడా చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం, అది చాలా చిన్న పని అని, కానీ దాని నుంచి కూడా ఎన్ని బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి అన్నయ్య దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పారు. ఆ గిన్నెని మనం వాష్ చేసేటప్పుడు అది ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది, అందరు నన్ను యూజ్ చేసుకున్నారు, పక్కన పడేసారి, క్లీన్ చేయాలని కూడా ఎవరికి అనిపించట్లేదు లేదని ఫీల్ అవుతుంది. అదే మనం దాన్ని నీట్గా చేస్తే దానికి కూడా ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, అలా చెప్తూ వచ్చారనమాట. అలా మనం చిన్నగా మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రకృతికి కూడా అదే వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తాము అని. ఎందుకు అంటే బాబాకి ఆత్మ సంతానం, ఆత్మ ప్రకృతితో కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా. సో ప్రకృతిని మనం పావనంగా చేయాలి, ప్రకృతిని మంచిగా చేయాలి అంటే త్రూ ఆర్ కర్మ, మన కర్మ ద్వారా మనం చేయొచ్చు అని చెప్పి, మనం ఎలాంటి ఆలోచనలతో ఆ పని చేస్తామో అది మ్యాటర్ అవుతుంది, ఏ పని చేస్తున్నామని కాదు. బాబా కూడా ఎప్పుడు అదే చెప్తారు కదా, ఎంత చిన్న పనైనా, సాధారణమైన పనైనా చాలా శ్రేష్ఠ స్థితిలో ఉంటూ చేయాలి, అప్పుడు అది చాలా శ్రేష్ఠ కర్మగా అవుతుంది అని అది అన్నయ్య ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చారనమాట. ప్రేమతో చేయాలి, కోపంగా చేస్తే అదే వైబ్రేషన్స్ మళ్ళీ మనం పంపిస్తాము అని. ఇంకొక మాట అన్నయ్య చెప్తూ వచ్చారు, మనసా సేవ అని అందరూ అంటూ ఉంటారు. ఆ లాస్ట్ సేవ మనసా సేవనే. బ్రహ్మ బాబా లైఫ్ కూడా మనం చూస్తే ఫస్ట్లో బాబా కూడా చిన్న పనులు కూడా చేసేవాడు యజ్ఞంలో, మనందరికీ తెలుసు బ్రహ్మ బాబా ఏం చేశారు అని. అలా మెల్లమెల్లగా ఆయన కర్మ చేస్తూ లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు మనసా సేవ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు కూడా పెద్ద సిస్టర్స్ అందరూ మనసా సేవ చేసే టైం వచ్చింది, మనసా సేవ చేయాలి అని అంటారు. కానీ మనం మనసా సేవ చేయాలి అని కర్మనా సేవని వదిలేయకూడదు. ఎందుకంటే మనసా సేవ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనసు అంత స్ట్రాంగ్గా అవ్వాలి కదా. మనం చేసే చిన్న మంచి కర్మలు మనకి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని వచ్చి మనకి హ్యాపీనెస్ని, శాంతిని ఇస్తుంది జీవితంలో. అప్పుడు మనం శాంతి, సంతోషం అనే వైబ్రేషన్స్ని విశ్వానికి దానం చేయగలుగుతాం. లేదా మనం ఊరికే కూర్చొని పైకి వెళ్తున్నాను అనుకొని 3 నిమిషాలలో ఏం చేస్తాం మనందరికీ తెలుసు, యోగం చేసేటప్పుడు అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సో మనం చేసే ఒక్కొక్క చిన్న కర్మ ఎంతో మన జీవితాన్ని, అలాగే ప్రకృతిని, విశ్వాన్ని కూడా మారుస్తుంది అని అన్నయ్య చెప్తూ వచ్చారు. ఓం శాంతి.